फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे बाज़ार की। फ्राइडे के दिन बाज़ार में बहुत बड़ी गिरावट हुई और काफ़ी लोगों को लॉस हुआ। और ये फ्राइडे की गिरावट लगातार हो रही है, काफ़ी समय से हो रही है। सप्ताह के अंतिम दिन लगातार गिरावट होती है, लेकिन फिर मंडे को अच्छी खासी तेज़ी बन जाती है। तो क्या इस बार भी मंडे को तेज़ी बन सकती है या फिर बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है? विशेषज्ञों की क्या राय निकल के आ रही है बाज़ार के बारे में, और कौन से शेयर हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, और निफ्टी का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है निफ्टी का, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे क्या स्ट्रेटेजी हम अपना सकते हैं बाजार को लेकर, और कौन से अच्छे शेयर है जो हमें मालामाल कर सकते हैं, या फिर कौन से शेयर है जिनमें से हमें बिल्कुल बाहर निकल जाना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, लगता है कि एक बार फिर फ्राइडे के दिन को बाजार में गिरावट के लिए चुना गया है। इस बार भी बाना बॉन्ड यील्ड का ही बनाए। महाशिवरात्रि को बाजार में छुट्टी थी और इस गैप के कारण निफ्टी में करीब 15,300 से ऊपर खुला बाजार, लेकिन इसके बाद यह 15,000 के स्तर से नीचे चला गया। ऐसे में आपको पिछले 4 शुक्रवार का मूवमेंट है वो देखना जरूरी है फ्रेंड्स। 19 फरवरी को निफ्टी में 140 पॉइंट की गिरावट हुई, 26 फरवरी को निफ्टी में 570 पॉइंट की गिरावट हुई, और 2 मार्च को 140 पॉइंट की गिरावट हुई निफ्टी में, और 12 मार्च को 150 पॉइंट की गिरावट हुई निफ्टी के अंदर। और वास्तव में देखें तो 12 मार्च को निफ्टी के अंदर अपने पूरे दिन के हाई लेवल से 350 पॉइंट की गिरावट हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अभी 4 सोमवार निफ्टी गैप अप में ओपनिंग हुई है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बाजार में यह अस्थिरता कृत्रिम है। यह इसलिए ताकि ट्रेडर्स को सिस्टम से हटाया जा सके और शॉर्ट्स को फंसाया जा सके। बीते फ्राइडे को गिरावट का कारण भी यूएस बॉन्ड यील्ड्स में तेजी थी। कारोबारी घंटों के दौरान ब्लूमबर्ग का फिर से यूएस बॉन्ड यील्ड में अभी भारी उछाल फ्लैश में आया था। यूएस 10 वर्ष की ट्रेजरी यील्ड 7 आधार अंक की उछाल के साथ 1.625% से ऊपर आ गई, जबकि यूएस 30 साल की ट्रेजरी यील्ड 8 आधार अंक बढ़कर 2 सप्ताह के उच्च स्तर पर यानी 2.371% ऊपर आ गई। वहीं यूएस 2 ईयर्स की ट्रेजरी यील्ड भी तेजी से बढ़कर 2 सप्ताह के उच्च स्तर पर यानी 0.15% ऊपर आ गई है, और यह बिकवाली की चिंगारी पैदा करने के लिए पर्याप्त था। यील्ड के फिर से बढ़कर 2% होने का डर लग रहा है। यह एक नया भूत है। न तो यील्ड इन स्तरों पर बनी रहेगी और न ही भारतीय बाजारों के लिए कोई महत्वपूर्ण है ये। जब यूएस बाजार प्रतिक्रिया नहीं दे रहा तो क्या कारण है कि भारतीय बाजारों को इसके लिए प्रतिक्रिया देना चाहिए? जब यूएस के बाजारी यील्ड की कीमत को लेकर नहीं डर रहा है तो फिर हमें इंडिया के बाजार को क्यों डरना चाहिए? और वॉरेन बफेट ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि किसी को भी यूएस बॉन्ड में निवेश नहीं करना चाहिए। इक्विटी सबसे अच्छा विकल्प है। यदि MTNL जैसे शेयर में 7 रुपये से 24 रुपये तक जाने की शक्ति है तो कल्पना करें इक्विटी शेयरों में कितना अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही है कि चौथी तिमाही के परिणाम तीसरी तिमाही जितने अच्छे नहीं होंगे। उन्हें लगता है कि बढ़ती लागत से मुनाफा कम हो जाएगा। यह हम 2 गुटों को ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं। पहला यह कि अगर लागत बढ़ रही है तो बिक्री मूल्य भी बढ़ रहा है, और जब भी आप महंगाई की दर बढ़ते देखते हैं तो ऐसा मांग अधिक होने का कारण ही होता है। दूसरा, मुद्रा इन्वेंट्री का समायोजन। कीमतें 40 से लेके 70% तक बढ़ जाती है तो FIFO के लेखांकन का मतलब है कि चालू तिमाही कम मूल्य की इन्वेंट्री को अवशोषित करेगी। हालांकि बिक्री मूल्य बहुत उच्च है, इसलिए चौथी तिमाही में मुनाफा तीसरी तिमाही से तुलना में B3 उच्च होगा। यूएस बॉन्ड यील्ड फिर से तेजी से गिर जाएगी, इसलिए जब भी यील्ड में तेजी आती है और शेयर गिरते हैं तो मंदी में खरीदने का बढ़िया मौका होता है। हमने अगली कुछ तिमाहियों में निफ्टी हमारे 16,600 से लेकर 16,600 के लक्ष्य को कोई बदलाव नहीं किया है। हमारा मानना है कि उन शेयरों में अति विशाल उछाल आएगी जिन्होंने अभी तक रैली में भाग नहीं लिया। उदाहरण के लिए MTNL 7 से लेकर 24 पर पहुंच गया है, IFCI 5 से लेकर 20 पर पहुंच गया है, और अब आर पावर जैसे शेयरों में भी जबरदस्त होलसेल हो रही है। इस श्रेणी में कई ऐसे शेयर हैं जो कई गुना बढ़ सकते हैं, लेकिन CNI में हम टाटा कॉफ़ी, टिन प्लेट, करूर वैश्य बैंक, बजाज कंज्यूमर्स जैसे केवल क्वालिटी शेयरों पर ही फोकस करते हैं जो बाकी बुनियादी तौर पर मजबूत है। और हमने BPCL, HPCL, गेल,
NMDC जैसे शेयर भी उठाए थे और इन सब शेयरों में अच्छा रिटर्न भी मिला है। हमारा फोकस अभी भी BPCL, भारतीय एयरटेल, HPCL, IOC, NMDC, टिस्को, टाटा मोटर और M&M फाइनेंस और ITC आदि पर ही बना हुआ है, यानी इन शेयरों में निवेश करने की हमने राय दी हुई है और यही सबसे अच्छे शेयर है। चिंता का कोई कारण नहीं है। फिलहाल हम बुल मार्केट में हैं और जो कम से कम 2024 तक जारी रहेगा और निफ्टी भी 23.500 के स्तर तक जाने की क्षमता रखती है। हम 15,000 के स्तर पर है और लंबा सफ़र अभी तय करना है, इसलिए हम गिरावट का उपयोग गुणवत्ता वाले अच्छे शेयरों को खरीदने के लिए किया जाना चाहिए। साल 2021 के लिए निफ्टी का तत्काल लक्ष्य 16,600 से लेके 16,700 है और यहाँ तक यह 17,500 तक भी जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और हमें केवल गुणवत्ता वाले अच्छे शेयरों में ही निवेश करना चाहिए। काफ़ी शेयर है जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया, वो आगे भी तेज़ी जारी रह सकती है और अभी फ़िलहाल बाज़ार में तेज़ी का दौर जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह से फिलहाल माहौल बना हुआ है तो हो सकता है कि बाज़ार में थोड़ा सा करेक्शन आए, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना अभी भी नहीं बन रही है। बाज़ार में लगातार तेज़ी का माहौल बना हुआ है, तो 1-2 दिन की गिरावट के बाद फिर से बाज़ार में बड़ी तेज़ी बन सकती है। तो ऐसे समय में अच्छे फंडामेंटली मजबूत स्टॉक में आपको निवेश करके रखना चाहिए और बहुत अच्छा आपको रिटर्न आगे आने वाले समय में मिल सकता है। फ्रेंड्स, एक तरफ तो बाज़ार में गिरावट का माहौल है, एक डर का माहौल है कोविड की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी तरफ IPO बाजार में ज़बरदस्त धूम मची हुई है और ग्रे मार्केट में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं सारे के सारे IPO। फ्रेंड्स, MTR टेक्नोलॉजी के शेयर में ग्रे मार्केट में ज़बरदस्त प्रीमियम चल रहा है। 490 रुपये तक पहुंच गया प्रीमियम। कंपनी के शेयर की इशू प्राइस की तुलना में 85 से लेकर 90% तक का प्रीमियम में कारोबार कर रहा है। और इसी तरह इजी ट्रिप प्लानर्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम 145 से लेकर 150 रुपये के आसपास बना हुआ है। कंपनी का इशू बुधवार तक सब्सक्राइब किया जा सकता है और कंपनी के शेयर 80% प्रीमियम के अंदर कारोबार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, 450 करोड़ के इस इशू को पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल में रखा गया है। कंपनी को इससे कोई आय नहीं होगी। 186 से 187 रुपये के प्राइस बैंड वाली से होने वाली सारी आय कंपनी के प्रमोटर को जाएगी। कंपनी ने इशू की वैल्यूएशन भी काफ़ी आक्रामक रखी है। इस इशू को रिटेल निवेशकों के बीच खासी उत्साह है क्योंकि इसकी सिर्फ 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित की गई है। इस शेयर को दूसरे दिन तक 4 गुना तक सब्सक्राइबर मिल चुका है। शुक्रवार को IPO पेश करने वाली कंपनी अनुपम रसायन के शेयर ग्रे मार्केट में 310 रुपये के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे थे। कंपनी अपना इशू 553 से लेकर 555 रुपीज़ के भाव पर लेकर आ रही है और इस समय ग्रे मार्केट में इसके शेयरों की प्राइस 55 से लेकर 60% के प्रीमियम पर कारोबार कर रही है। अनुपम रसायन सूरत की स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है और 12 मार्च को खुलने वाले इसके इशू को 16 मार्च तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। कंपनी का इशू पूरी तरह से फ्रेश इशू पर आधारित है और इशू से होने वाली आय का इस्तेमाल कर्ज कम करने में और सामान्य कॉर्पोरेट की जरूरत को पूरा करने के लिए किया जाएगा। तो सारे के सारे जितने भी नए इशू आए, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रे मार्केट में इसकी परफॉर्मेंस चल रही है। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं IPO में। जब बाजार में एक तरफ माहौल मंदी का बना हुआ, गिरावट का बना हुआ, तो ऐसे समय में आपको IPO में अप्लाई करना चाहिए और बहुत सारे IPO है तो हो सकता है कि आपको भी उसमें शेयर अलॉट हो जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है और अच्छा खासा आपको इसमें रिटर्न भी मिल सकता है। तो आपको IPO में ज़रूर निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।